नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 602 चमकती बिजली के बीच रक्त ड्रैगन का रूपांतरण जारी रहा और उसकी आभा अधिक से अधिक भयावह होती गई। हालांकि अब अर्जुन के पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। दूर से एल्ड यून ने आकाश में चमकती बिजली को आश्चर्य से देखा। ये बिजली का संकट कुनलुन पर्वतों में कुछ विशेषज्ञों द्वारा की गई सफलताओं से भी अधिक भयानक था। ये शितयान के पीछे किस तरह की शक्ति है? किस तरह की शक्ति ऐसे राक्षस का पालन पोषण कर सकती है? दादाजी यून, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शितयान के बिजली के संकट में कुछ अजीब बात है। जी, वह हैरान था। ये वाकई अजीब है। एक हद तक ये बच्चा क्लेश बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। ये सच है। जी ही ने सिर हिलाया। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। हमें जल्द से जल्द वापस लौटकर परिवार के मुखिया को इस मामले के बारे में बताना चाहिए, एल्ड यून ने कहा। हाँ दादाजी यून, अब जी ही केवल यही चाहता था कि ईशा को ढूंढे और उसे इस बारे में बताए। बहन सिक्विंग, जो हमेशा से घमंडी और ठंडी रही थी, शायद इतनी हैरान हो जाएगी कि उसका जबड़ा खुला रह जाएगा। उसने सुना था कि कुछ साल पहले ईशा को अर्जुन नामक एक मनुष्य में बहुत रुचि थी। जी परिवार ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने फिर भी इस अपन की मदद की। जी परिवार को डर था कि ईशा के मन में इस व्यक्ति के लिए भावनाएं विकसित हो जाएंगी, जिससे उसकी साधना प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने अर्जुन को चुप कराने के लिए हत्यारे भी भेजे। हालांकि हर बार ईशा उन्हें रोक देती। ईशा ने जी परिवार को धमकी भी दी कि अगर जी परिवार ने दोबारा अर्जुन को छूने की हिम्मत की तो वह जी परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देगी। जी परिवार में हर किसी को इस बात से सिरदर्द था और जी हे भी वही था। इस समय जी हे के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये शितयान की मौजूदगी से सिस्टर सिकिंग की अर्जुन के प्रति भावनाएं दूर हो जाएंगी, है ना? कुन नदी घाटी। अर्जुन जमीन पर बैठ गया और सांस फूलने लगी। अंततः वह बच गया था और एक अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी साधना की नींव को मजबूत कर लिया था। उसे सच्चे आत्मिक क्षेत्र में पहुंचे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, इसलिए उसकी प्रगति सचमुच बिजली की गति जितनी तेज थी। बेशक ये सब संसार कब्रिस्तान के कारण था, जिसके बिना उसके पास शिखर तक पहुंचने की योग्यता नहीं होती। अपनी आंखें बंद करते ही अर्जुन को लगा कि उसका डेंटियन कई गुना बढ़ गया है। उसने अचानक एक मुक्का मारा, जिससे हवा में झटके महसूस हुए। 10 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित एक विशाल वृक्ष भूकंप की तरंगों से चकनाचूर हो गया। इसके अलावा वह खुद को रोके हुए था। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो कितना भयानक होगा। अब उसे विश्वास हो गया कि कुनलुन पर्वत पर वह अपनी रक्षा कर सकेगा। यदि अर्जुन को आचार्य सूर्यदेव भी मिल जाएं तो भी वह शक्तिहीन नहीं होगा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने रक्त ड्रैगन को देखा जो आकाश से उसके शरीर में वापस उतर रहा था। उसने अभी अभी रक्त ड्रैगन के परिवर्तन को महसूस किया था। रक्त ड्रैगन का शरीर बड़ा हो गया था और उसकी आभा बदल गई थी। यहाँ तक कि उसकी त्वचा की सतह पर भी पैटर्न बदल गया था। रक्त ड्रैगन एक बार फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गया और अर्जुन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शिष्य, तुमने रक्तसार की उन 3 बूंदों को बर्बाद नहीं किया। तुम अंततः अमर आरोही क्षेत्र में पहुंच गए हो। धर्मेंद्र की आवाज अचानक संसार कब्रिस्तान से गूंजी। ये सुनकर अर्जुन संसार कब्रिस्तान में वापस आया और उत्साहित होकर बोला, गुरुजी, रक्तसार की उन 3 बूंदों के बिना मेरा बचना बहुत मुश्किल होता। मुझे जी परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अर्जुन ने इससे इनकार नहीं किया। अचानक धर्मेंद्र ने अपना सिर उठाया और संसार कब्रिस्तान के ऊपर आकाश में खूनी ड्रैगन को देखा। रक्तसार की उन 3 बूंदों से आपको जो लाभ हुआ है वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपका रक्त ड्रैगन सिर्फ थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है? गुरुजी, आपका क्या मतलब है? अर्जुन दंग रह गया। धर्मेंद्र की असली क्यूब थोड़ी सी हिली और वह हवा में तैरने लगा। दूसरे शब्दों में, अब आपके पास आकाश में उड़ने और 9 स्वर्गों में घूमने का अवसर और योग्यता है। अध्याय 603 आसमान में उड़ना और 9 स्वर्गों में घूमना। अर्जुन ने अपने सिर के ऊपर रक्त ड्रैगन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्तसार की ये 3 बूंदें किसी दिव्य ड्रैगन की होंगी। ऐसा लग रहा था कि जी परिवार ने उसे वाकई बहुत बड़ा तोहफा दिया था और वह जीहे का बहुत बड़ा ऋणी था। फिर भी कुनलुन पर्वतों में अनगिनत बार उसकी मदद करने के बाद भी वह पहले से ही ईशा का बहुत ज्यादा ऋणी था। अगर ईशा और एरा न होते तो वह बहुत पहले ही कुनलुन पर्वत के किसी कोने में मर गया होता। उसे नहीं पता था कि वह उनका एहसान कब और कैसे चुका पाएगा। छोड़ो इसे।
अगर भविष्य में जी परिवार को खतरा हुआ तो मैं खुद कार्रवाई करूंगा, अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनके सिर के ऊपर ड्रैगन की दहाड़ें लगातार गूंजती रहीं। गुरुजी, रक्त ड्रैगन का वास्तव में क्या हुआ? वास्तविक शक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? क्या ये वास्तविक दिव्य ड्रैगन बन सकता है? अर्जुन ने पूछा। धर्मेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये रास्ता लंबा है, लेकिन रक्तसार की वे 3 बूंदें वह अवसर हैं जिसकी आपको आवश्यकता थी। यह आपकी नियति है। जहां तक ये सवाल है कि क्या ये वास्तव में एक दिव्य ड्रैगन में बदल सकता है, यह आपके शेष अवसरों पर निर्भर करेगा। एक निश्चित दृष्टिकोण से संसार कब्रिस्तान आपका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता नहीं है। ये रक्त ड्रैगन है। हालांकि रक्त ड्रैगन अभी भी बहुत कमजोर है और अपनी असली ताकत को उजागर नहीं कर सकता है। अगर एक दिन आप इसकी असली शक्ति को उजागर कर दें, तो मुझे डर है कि ये दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। एक दिव्य ड्रैगन की शक्ति आग को नियंत्रित कर सकती है, नदियों को संघनित कर सकती है, बिजली छोड़ सकती है और यहाँ तक कि अंतरिक्ष को भी चीर सकती है। आपके उस जीवन रून के अतिरिक्त आपकी भविष्य की उपलब्धियां कुनलुन पर्वत के उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक होंगी। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले मुझे पूरी पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली चाहिए। आपको दूसरी कब्र को सक्रिय करना होगा और उस प्राचीन विशेषज्ञ को मुक्त करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको एक जगह जाना होगा। धर्मेंद्र को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने शब्द बदल दिए। भूल जाओ, वह जगह कुनलुन पर्वत में है। पहली बात यह है कि आपको पहले क्या करना है। अर्जुन की नज़र दूसरे कब्र के पत्थर पर पड़ी, जो बहुत चमक रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके चारों ओर एक प्राचीन आभा छा रही है। गुरुजी, क्या ये प्राचीन विशेषज्ञ कोई कीमियागर है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वह सिर्फ इतना ही नहीं है। धर्मेंद्र ने सिर हिलाया। जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे। अर्जुन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने हाथ बढ़ाकर समाधि के पत्थर को छुआ, जिससे वह और भी अधिक चमकने लगा। पूरा संसार कब्रिस्तान हिल गया। यहाँ तक कि भूकंप के कारण छोटी ड्रैगन नस में भी दरारें आ गईं। अर्जुन ने सोचा कि कब्र का पत्थर टूट जाएगा और एक आकृति प्रकट हो जाएगी, लेकिन पूरे 5 मिनट इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही अर्जुन अपना धैर्य खोने वाला था, नीलामी से प्राप्त औषधीय कड़ाही तैरती हुई ऊपर आ गई। औषधीय कड़ाही के चारों ओर प्रकाश की धाराएं बह रही थीं। अचानक टकराना, औषधियों से भरा बर्तन अर्जुन के सामने आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर आ जाऊं, तो मैं आ सकता हूं। हालांकि यदि आप जल आत्मा की गोली भी नहीं बना सकते, तो मैं आपको संसार कब्रिस्तान के स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। कोई निकम्मा मेरा शिष्य होने के योग्य नहीं। कब्र के पत्थर से एक ठंडी और अहंकारी आवाज गूंजी। ऐसा प्रतीत होता था कि इस प्राचीन विशेषज्ञ का स्वभाव अन्य लोगों से भिन्न था। हाल ही में अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान में कई प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों को देखा था। चेन त्यानली, लुओ युनतियान, स्लॉटर दाओ लॉर्ड, धर्मेंद्र इत्यादि। ये लोग शुरू से ही उसकी पहचान के बारे में निश्चित थे, इसलिए उन्होंने उसका परीक्षण नहीं किया। लेकिन उनके सामने इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ थी? जल आत्मा गोली। वह स्वाभाविक रूप से इस औषधीय गोली के बारे में जानता था। हालांकि इस औषधीय गोली का शोधन अत्यंत जटिल था और वर्तमान उसके लिए इसे प्राप्त करना असंभव था। क्या यह उसे एक कोने में धकेलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था? अर्जुन ने धर्मेंद्र की ओर देखा, जिसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह आदमी अपने अजीब स्वभाव के लिए मशहूर है। शिष्य, तुम जल आत्मा गोली को परिष्कृत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि आप वास्तव में इसे नहीं बना सकते हैं, तो हमें अभी पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली के बारे में भूलना होगा। धर्मेंद्र केवल इतना ही कह सके। अर्जुन ने कब्र के पत्थर पर नजर डाली, जो लगातार लाल रोशनी से भर रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यदि यह व्यक्ति शुरू से ही इतना गुस्सैल स्वभाव का था, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उस स्वभाव के अनुरूप शक्ति या पृष्ठभूमि थी। क्या ये सिर्फ वाटर स्पिरिट की गोलियां नहीं हैं? ठीक है, मैं आपके लिए बहुत सारी गोलियां परिष्कृत कर दूंगा। अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। यद्यपि उसने पहले कभी भी जल आत्मा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत नहीं किया था और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इसे परिष्कृत करना मूर्खता होगी, फिर भी उसे कोशिश करनी पड़ी। ये तो एक घटिया गोली थी। इसमें डरने की क्या बात थी? अर्जुन ने अब और संकोच नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसी समय उसने रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात औषधीय कड़ाही के साथ संबंध स्थापित करना था।
सब कुछ तैयार था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी बंद की और संसार कब्रिस्तान से औषधीय जड़ी बूटियां उसकी हथेली में इकट्ठी हो गईं, सही समय का इंतजार करते हुए। आग की लपटें भड़क उठीं और भीतर से एक हल्की औषधीय सुगंध बहने लगी। उठना! अर्जुन ने दहाड़ते हुए आग पर काबू पाया। औषधियों का बर्तन अचानक हिलने लगा। टकराना! कुछ ही सेकंड बाद भट्ठी में विस्फोट हो गया। जाहिर है वह असफल हो चुका था। फिर भी अर्जुन बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की लेकिन नतीजा वही रहा। बेटे, अगर तुम जल आत्मा की गोली भी नहीं बना सकते तो संसार कब्रिस्तान तुम्हारे हाथों में अपना असली मूल्य प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। संसार कब्रिस्तान किसी और को दे देना बेहतर है। अर्जुन ने फिर वही ठंडी आवाज सुनी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कब्र के पत्थर पर उदासीनता से नजर डाली। ब्लड ड्रैगन, आओ! ड्रैगन की दहाड़ के साथ रक्त ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ। क्योंकि रक्त ड्रैगन ने किनलिंग की ड्रैगन नस से कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ली थी, उसके शरीर में अग्नि गुण शक्ति का एक निशान था। रक्त ड्रैगन और अर्जुन एक मत थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि अर्जुन क्या चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर से आग छोड़ते हुए कड़ाही के चारों ओर चक्कर लगाया। संसार कब्रिस्तान के अंदर का तापमान काफी बढ़ गया। जीवन रून, बाहर आओ! हवा में एक प्रकार की विप्तिजनक बिजली चमक उठी। एक क्षण में जीवन धागे से बिजली की चमक गिरी और उसने औषधीय कड़ाई को ठीक से लपेट लिया। इस समय संसार शमशान में आध्यात्मिक ऊर्जा औषधीय कड़ाई की ओर निरंतर बढ़ रही थी। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने औषधीय जड़ी बूटियां फिर से कड़ाई में डाल दीं। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी हथेली को औषधीय कड़ाई पर पटक दिया। यद्यपि जल आत्मा की गोली कीमती थी, लेकिन अगर वह इसमें अपना पूरा जोर लगा दे तो इसे परिष्कृत करना उसके लिए असंभव नहीं था। संसार शमशान का स्वामी बनने के योग्य नहीं, किसी काम का नहीं। आज वह इस शक्तिशाली विशेषज्ञ के मुंह पर तमाचा मारेंगे। अध्याय 604। तो क्या हुआ अगर वह प्राचीन युग से आया है? भले ही आप एक प्राचीन कीमियागर हों, वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। 5 साल पहले बूढ़े आदमी ने उसे ईस्ट कोइन झील के निचले इलाकों से बचाया और कुनलुन पर्वत पर ले आया, क्योंकि उसने अर्जुन की कीमियागिरी में प्रतिभा देखी थी। गड़गड़ाहट! ऐसा लग रहा था जैसे संसार शमशान का केंद्र तूफान से घिरा हुआ है और अर्जुन उस तूफान के केंद्र में था। जब कब्र के पत्थर ने यह दृश्य देखा तो अचानक आश्चर्य की एक धीमी आवाज गूंजी, अरे, यह आदमी वास्तव में! आवाज धीमी पड़ गई। उसी समय सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति धुंधली आभा बिखेरता हुआ कब्र के पत्थर से बाहर आया। उसने तूफान के भीतर मौजूद अर्जुन की ओर दिलचस्पी से देखा। ये दूसरी कब्र से प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ था। उसी समय कुनलुन पर्वत पर एक राजसी महल में हॉल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन दरवाजा कसकर बंद था। संप्रदाय के अनुयायी जो आते जाते थे वे अनजाने में ही सावधानी और घबराहट से दरवाजे की ओर देखते थे। वे सभी जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक महिला थी जो कुनलुन पर्वत को हिला सकती थी। ईशा का अस्तित्व वस्तुतः कुनलुन पर्वतों में असंख्य साधकों के लिए स्वप्न देवी था और उनमें से कई साधक उनसे मिलने के लिए अपने जीवन के 10 वर्ष गंवाने को तैयार थे। दुर्भाग्यवश ईशा हमेशा एकांत में रहती थी और उसका व्यक्तित्व ठंडा था। वह शायद ही कभी दूसरों से बातचीत करती थी, विपरीत लिंग के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। एकमात्र अपवाद अर्जुन था, जो एक मृतप्राय अपंग था और आधे वर्ष से अधिक समय से गायब था। सैकड़ों संप्रदायों ने उसे अस्वीकार कर दिया था और अर्जुन का नाम पहले ही हंसी का पात्र बन चुका था। हालांकि यह मजाक ईशा के सामने वर्जित था और पकड़े जाने पर कई साधकों को उसके क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा था। वे अत्यंत असहाय महसूस कर रहे थे और यहाँ तक कि अर्जुन को मार डालना चाहते थे। इस समय 2 खूबसूरत आकृतियां हॉल के बाहर प्राचीन द्वार की ओर तेजी से बढ़ीं। अगर अर्जुन यहाँ होता तो उसे जरूर पता चल जाता कि ये 2 लोग इरा और जीहे थे। जीहे बिना रुके कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत यहाँ आ पहुंची। बहन जीहे, आप मेरी बहन को इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जी परिवार के साथ कुछ बड़ा हुआ हो? इरा ने उत्सुकता से पूछा जब वह उसके साथ चल रही थी। जी, उसने भौहें सिकोड़ी। बहन इरा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। ये सिर्फ जी परिवार से नहीं बल्कि पूरे कुनलुन पर्वत से जुड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाल ही में कुछ मजेदार हुआ हो? तुम्हें बाद में पता चलेगा। बहन सिकिंग को एकांत से बाहर आ जाना चाहिए था। हाँ, वह कल ही बाहर आई है और अब अंदर है। कुछ ही देर बाद वे दोनों उस पुराने दरवाजे पर पहुंच गए। इरा ने दरवाजा खटखटाया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक ठंडी आवाज ने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुल गया। वे दोनों अंदर जाने से पहले कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। अंदर एक युवती 7 रंगों वाले पत्थर पर पैर मोड़कर बैठी थी।
कमरे में 7 रंगों वाले पत्थर से आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। तुम दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या जी परिवार मुझे वापस जाने के लिए कह रहा है? बहन सिक्विंग, जीहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इन दिनों कुनलुन पर्वतों में कुछ बड़ी घटना घटी है, इसलिए पिता ने मुझे तुरंत आपको सूचित करने के लिए कहा है। ईशा की आंखें अभी भी बंद थीं और उसने कहा, मुझे बताओ। पिछले कुछ दिनों में एक शीर्ष विशेषज्ञ कहीं से भी प्रकट हुआ है। रक्त गठबंधन और ये बाव मंडप को इस व्यक्ति के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। मुझे भी नहीं पता कि यह व्यक्ति किस साधना क्षेत्र में पहुंच गया है। जुआंग बुफान, जू फेगुआ और अन्य जिन्होंने उसे अपमानित किया, वे सभी मर चुके हैं। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये व्यक्ति क्लेश बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम है। केवल 3 दिनों में ऐसा लगा जैसे वह सच्चे आत्मा क्षेत्र से पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गया है, या उससे भी अधिक। ये देखना भयानक था। ईशा ने पहले वाक्य पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने अगला वाक्य सुना तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ी हो गई। सच्ची आत्मा के दायरे से पारलौकिक दायरे तक पहुंचने के लिए 3 दिन। हे, जी हे, क्या कोई आपके मजाक पर विश्वास करेगा? इसके अलावा ये बाव पवेलियन और ब्लड एलायंस कुनलुन पर्वतों में बहुत ही परेशान करने वाले अस्तित्व हैं। आम लोग उन्हें नाराज नहीं कर सकते, ईशा ने कहा। इरा, जो किनारे पर खड़ी थी, ने भी सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। बहन सिक्विंग, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। दादाजी यूं और कुनलुन पर्वत के कई विशेषज्ञों ने भी इसे देखा है। शायद ये बात पूरे कुनलुन पर्वत में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब ईशा ने जीहे की शपथ सुनी तो वह हैरान रह गई और उस पर विश्वास करने लगी। ये व्यक्ति कितने साल का है? वह किस गुट से है? और उसका नाम क्या है? ईशा ने कई सवाल पूछे। वह ऐसे राक्षसी व्यक्ति में और भी दिलचस्पी लेने लगी थी। जीहे की आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं जब उसने कहा, यह व्यक्ति सिस्टर सिक्विंग की ही उम्र का है। उसकी प्रतिभा सिस्टर सिक्विंग से भी ज्यादा लगती है क्या? ईशा और इरा के हाव भाव बदल गए। एक 20 वर्षीय युवक जो मात्र 3 दिनों में पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच गया। क्या वास्तव में कुनलुन पर्वत में ऐसा कोई राक्षस था? इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, जीहे ने और भी चौंकाने वाली बात कही, कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है। ये हुआक्सिया में हुआ। इस व्यक्ति का उपनाम ये है। जीही की बात पूरी होने से पहले ही ईशा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह हुआक्सिया से है और उसका उपनाम ये है। क्या यह अर्जुन हो सकता है? हालांकि अर्जुन की प्रतिभा के साथ यह असंभव होना चाहिए। उसकी आंखें थोड़ी अकेली थीं। सच कहूं तो इस आदमी ने आधे साल से अधिक समय के लिए कुनलुन पर्वत को छोड़ दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह हुआक्सिया में कैसे कर रहा होगा। हालांकि इरा वहां एक बार गई थी, लेकिन तब से काफी समय बीत चुका था और उसे नहीं पता था कि वहां कोई बदलाव हुआ है या नहीं। जीहे को पता था कि ईशा क्या सोच रही थी और उसने आगे कहा, बहन सिक्विंग, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। उसका उपनाम ये है, उसका नाम शिटियन है। वह बेहद दबंग है। वह सभी नियमों की अनदेखी करता है और उसके पास अविश्वसनीय ताकत है। सच कहूं तो अर्जुन की तुलना में एक स्वर्ग है और दूसरा धरती। अचानक पूरा कमरा बर्फ से सना हुआ हो गया। हत्या की मंशा का निशान फैल गया। जीहे का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना सिर उठाया और तुरंत देखा कि 2 हड्डियां कंपा देने वाली आंखें उसे घूर रही थीं। ये ईशा थी। टीहेच, आखिरी बार कहो। जी परिवार में किसी को भी अर्जुन को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। मैं खेती करने जा रहा हूँ। तुम जा सकते हो। जी परिवार से किसी को भी 1 महीने तक मुझसे मिलने की अनुमति नहीं है। उसके ठंडे शब्द एक आदेश की तरह थे। जीहे का शरीर कांप उठा। उसने आह भरी और जाने के लिए मुड़ी। इतने सालों बाद भी ईशा का व्यक्तित्व नहीं बदला था। नश्वर जड़ों वाला एक अपंग अंततः धूल में गायब हो जाएगा और केवल चुपचाप आकाश में तारों को देख सकता है। इस बीच संसार कब्रिस्तान में अर्जुन जल आत्मा गोली को परिष्कृत करने में व्यस्त था। औषधीय कड़ाही के चारों ओर की लपटें और अधिक प्रबल होती गईं तथा ड्रैगन की दहाड़ें अंतहीन रूप से सुनी जा सकती थीं। रक्त ड्रैगन की लपटों और बिजली के कारण लगभग पूरा औषधीय बर्तन ही फट गया। अध्याय 605। ये शक्ति औषधीय कड़ाही की सहन शक्ति से भी अधिक थी। यद्यपि औषधीय कड़ाही मूल्यवान थी, फिर भी क्लेश बिजली और ज्वाला की शक्ति का विरोध करना भी कठिन था। सौभाग्यवश औषधीय कड़ाही के भीतर धीरे धीरे एक समृद्ध औषधीय सुगंध घुलने लगी। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसके दांतियां से लगभग पूरी तरह से सच्ची कीवी निकल चुकी थी। वे शब्द इतने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण थे कि वह इस प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ को गलत साबित करना चाहता था। अचानक औषधियों का बर्तन थोड़ा हिल गया और एक तीखी आवाज आई।
उसी समय अर्जुन ने रक्त की एक बूंद बाहर निकाली, जो खून के धुंध में बदल गई और बर्तन को ढक दिया। जल आत्मा गोली संघनित। भयंकर गर्जना के साथ विपत्ति बिजली और लपटें पागल हो गईं। औषधीय कड़ाई के शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं। ये टूटने ही वाला था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अपनी उंगलियां भींच लीं। उसकी हथेली में एक हरे रंग की गोली दिखाई दी, जिसमें से बहुत ही तेज औषधीय खुशबू आ रही थी। औषधीय गोली पर बने पैटर्न बहुत ही स्पष्ट थे। ये जल आत्मा की गोली थी। ये दृश्य देखकर दूसरे समाधि पत्थर पर अंकित आकृति ने भौहें सिकोड़ ली, इसलिए नहीं कि अर्जुन ने जल आत्मा की गोली को परिष्कृत किया था, बल्कि इसलिए कि गोली का स्तर ऊंचा था। धर्मेंद्र ने अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उदासीनता से कहा, हालांकि मुझे पता है कि आपका स्वभाव अजीब है, लेकिन मुझे डर है कि अभी जो आपने कहा वह सिर्फ उकसावे के लिए था। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अर्जुन को दिलचस्पी से घूरने लगा। मैं सच कह रहा हूं, उसने कुछ सेकंड के बाद कहा। अगर संसार कब्रिस्तान का मालिक एक जल आत्मा की गोली को भी परिष्कृत नहीं कर सकता, तो क्या आपको लगता है कि वह हमारा उद्धारकर्ता बनने के योग्य है? यह मत भूलो कि यह बच्चा हम सभी 100 लोगों की आशा लेकर आया है। प्राचीन युग में युद्ध ने हमें फंसा दिया है और हम पुनर्जन्म या पुनर्जन्म लेने में असमर्थ हैं, बचाए जाने की तो बात ही दूर है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि वह गुट कितना शक्तिशाली है। हालांकि इस बच्चे का वर्तमान साधना क्षेत्र अभी भी पारगम्य है, फिर भी वह उस अंतिम लक्ष्य से बहुत दूर है। क्या आपको लगता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि वह संसार कब्रिस्तान को नियंत्रित करता है तो वे इस बच्चे को जीवित रहने देंगे? जैसे जैसे ये बच्चा मजबूत होता जाएगा, गहराई में छिपे ये बूढ़े लोग निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे। मैं नहीं चाहता कि यह बच्चा अपने भाग्य पर नियंत्रण खो दे और हमारे भाग्य को भी खतरे में डाल दे। ये शब्द सुनते ही धर्मेंद्र की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह गहरी सोच में डूब गया। वह दूसरे पक्ष की बातों का खंडन नहीं कर सका। धर्मेंद्र, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह बच्चा हमारी आशा बनेगा? बूढ़े आदमी ने अचानक पूछा। धर्मेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा, जिसके हाथ में वाटर स्पिरिट पिल थी। बिना सोचे समझे उसने कहा, पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन जितना मैं इस बच्चे को समझ रहा हूं, उतना ही मुझे उस पर भरोसा हो रहा है। जब वह ब्लड ड्रैगन और अपने लाइफ रन को पूरी क्षमता से पोषित करेगा, तो वह एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसका सामना करना मुश्किल होगा। इस समय अर्जुन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि ये दोनों लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने अपने हाथ में जल आत्मा की गोली को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने एक निश्चित दिशा में देखा और पाया कि दूसरी कब्र का पत्थर अब चमक नहीं रहा था। इसके बजाय धर्मेंद्र के बगल में एक बूढ़ा आदमी था। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि यह व्यक्ति वही प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसने उससे ठंडे स्वर में बात की थी। अर्जुन ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में पकड़ी गोली बूढ़े आदमी की ओर फेंक दी। बूढ़े आदमी, ये वही जल आत्मा की गोली है जो तुम चाहते थे। अब क्या तुम मुझे संसार कब्रिस्तान का स्वामी मानते हो? बूढ़ा आदमी हिल नहीं रहा था। हालांकि वाटर स्पिरिट पिल को किसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ा और वह धीमी हो गई और बूढ़े आदमी के सामने तैरने लगी। उनकी शांत निगाहें अर्जुन पर पड़ी और बोले, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कीमिया के ताव को सिर्फ इसलिए समझ गए हो क्योंकि तुमने जल आत्मा की गोली को परिष्कृत किया है? हास्यास्पद। मेरी नज़र में जल आत्मा की गोली सबसे घटिया बुनियादी गोली है। तुमने बस इस शर्त को पूरा किया है। अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम योग्य नहीं हो। इसके साथ ही जल आत्मा की गोली अर्जुन की ओर उड़ी। एक शक्तिशाली शक्ति उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। टकराना। जैसे ही अर्जुन ने जल आत्मा की गोली पकड़ी, ऊर्जा की एक लहर उठी। अर्जुन ने वहीं पर खून थूक दिया और उड़ गया। भाड़ में जाओ। ये ठीक था यदि यह शक्तिशाली विशेषज्ञ गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन क्या विशेषज्ञ ने वास्तव में उसे घायल कर दिया? अर्जुन के उठने से पहले ही वह आकृति उसके सामने प्रकट हुई और उसे नीचे देखने लगी। उसने शांति से कहा, हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन संसार के कब्रिस्तान ने तुम्हें चुना है। मैं इस तथ्य से बच नहीं सकता। मैं अमर भगवान हूँ। चूंकि तुमने मुझे जगा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता। आज मैं तुम्हें एक तलवार तकनीक दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अमर भगवान ने अर्जुन के माथे की ओर इशारा किया और अर्जुन के मन में जानकारी उमड़ पड़ी। 10,000 आधिकारिक तलवार तकनीक। इस तलवार तकनीक में कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी और यह बेकार लगती थी। हालांकि ये 10,000 तलवारों को पराजित कर सकता है। कैसा अद्भुत दृश्य है। यदि उसका शत्रु तलवार का प्रयोग नहीं कर सकता था और वह कर सकता था, तो यह उस युद्ध में सबसे बड़ा लाभ होता। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार तकनीक बिना लड़े ही दुश्मन को वश में करने में सक्षम थी। ये बहुत संतोषजनक था।
अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। हालांकि अमर भगवान का स्वभाव अजीब था, लेकिन इस समय उन्हें ऐसा उपहार देना ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उनके पिछले कार्य अर्जुन को उकसाने के लिए मात्र एक उकसावे थे। जब अर्जुन ने 10,000 आधिकारिक तलवार तकनीक की जांच की तो उसे एहसास हुआ कि इसकी कुछ सीमाएं थीं। इसका उपयोग हर 3 दिन में एक बार ही किया जा सकता था और इसकी प्रभावशीलता उपयोगकर्ता के साधना स्तर पर निर्भर थी। इसके अलावा कुछ स्वर्ग विरोधी आध्यात्मिक तलवारें थीं जो इस तलवार तकनीक से प्रतिरक्षित थीं। अमर भगवान ने अपनी उंगली छोड़ी, घूमे और कब्र की ओर वापस चले गए। अगर कुछ खास नहीं है तो मुझे मत ढूंढो। मैं अपनी बात दोहराऊंगा, मैंने तुम्हें पूरी तरह से पहचाना नहीं है और मैं तुम्हें कुछ और नहीं सिखाऊंगा, तुम्हारी मदद तो दूर की बात है। ये कहने के बाद छाया गायब हो गई और कब्र का पत्थर खामोश हो गया। धर्मेंद्र ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे को थपथपाया। चलो पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली के मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। यह अमर भगवान का व्यक्तित्व है। जब वह आपको बेहतर समझेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से आपको स्वीकार करेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरुजी, आपने कहा था कि यह व्यक्ति एक कीमियागर है। उसने मुझे अभी तलवार की तकनीक क्यों सिखाई? धर्मेंद्र ने कब्र के पत्थर को गौर से देखा और इत्मीनान से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि यह व्यक्ति कीमियागर है। वह केवल गोलियों को परिष्कृत करना जानता है। न केवल वह कीमिया जानता है, बल्कि वह संरचनाओं, तलवार की तकनीक और आध्यात्मिक तावीज़ों में भी माहिर है। उसे एक अजीब व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि यदि आपके पास इस व्यक्ति का मार्गदर्शन है तो आपके मार्शल पद को बहुत लाभ होगा। ठीक है, अब आपके लिए संसार कब्रिस्तान छोड़ने का समय आ गया है। अर्जुन कुनलुन माउंटेन हवाई अड्डे से सीधे कैपिटल सिटी पहुंचे और मल्होत्रा परिवार के निवास पर पहुंचे। छोटा चेन। अर्जुन ने अभी कमरे में कदम रखा ही था कि एक सुंदर आकृति दौड़ती हुई आई और उस पर झपट पड़ी। अध्याय 606। ये सान्या था। छोटे चेन, क्या तुमने रुक्सु को नहीं बताया कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो? 4था दिन हो चुका है। अगर सीनियर शेन ने यह नहीं कहा होता कि तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कुनलुन पहाड़ों पर चला जाता। अर्जुन ने सान्या को अपनी बाहों में भर लिया और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम अकेली क्यों हो? रुक्सु और बाकी लोग कहाँ हैं? और मेरी माँ? सान्या का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अर्जुन को गले लगाया और समझाया, आंटी उस दिन से ही साधना कक्ष में घुस रही हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने साधना क्षेत्र तोड़ दिए हैं। किसी चीज़ ने उन्हें प्रभावित किया होगा और वे अभी भी आगे बढ़ रही हैं। रोक्सु और झूया के लिए उन्होंने खेती नहीं की। हालांकि जियांगन प्रांत में कुछ हुआ था। आखिरकार बंसल परिवार और जिया परिवार दोनों जियांगन प्रांत में हैं। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। जियांगनान प्रांत में कुछ हुआ। दोपहर 2 बजे मल्होत्रा परिवार के निवास के मुख्य हॉल में अर्जुन की मुलाकात जू फेंगहुआ और शेन शिक्सी से हुई। मालिक, जू फेंगहुआ मास्टर का स्वागत करता है, दोनों ने एक स्वर में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी और उसने पूछा, क्या आपको आचार्य सूर्यदेव के बारे में कोई खबर है? जू फेंगहुआ, क्या तुमने नहीं कहा था कि आचार्य सूर्यदेव पहले ही हुआक्सिया आ चुके हैं? अर्जुन के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आचार्य सूर्यदेव थे, क्योंकि यही व्यक्ति उसके पिता को बचाने की कुंजी थे। जू फेंगहुआ जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर, मुझे वास्तव में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है। आचार्य सूर्यदेव वास्तव में हुआक्सिया में हैं। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें कैपिटल सिटी आना चाहिए था। आखिरकार मल्होत्रा परिवार ही उस घटना का सबसे बड़ा संदिग्ध है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों से संपर्क किया है और भले ही हमने पूरी राजधानी के आसपास के निगरानी कैमरों की जांच की है, लेकिन आचार्य सूर्यदेव और अनुयायियों के बारे में कोई खबर नहीं है। मास्टर, क्या आपको लगता है कि वे ये शितियान के बारे में जानने के बाद कुनलुन पर्वत पर गए थे? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। ऐसा लग रहा था कि उसे बेली शियोंग को बुलाना है और उसे सिर्फ देश की ताकत पर भरोसा करना है। उसने अभी जेब से फोन निकाला ही था कि उसकी घंटी बज उठी। ये ड्रैगन सोल से महेश राव थे। अर्जुन, आप आखिरकार वापस आ गए। हुआक्सिया में कुछ बड़ा हुआ है। क्या बात है? अर्जुन के चेहरे का भाव बदल गया। दूसरी तरफ महेश राव की आवाज़ बहुत उत्साहित लग रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, अर्जुन, जियांगन प्रांत का मामला अब और नहीं दबाया जा सकता, अन्यथा मैं आपको इस तरह इतनी जल्दी फ़ोन नहीं करता। पिछले कुछ दिनों में जियांगन प्रांत में विशेषज्ञों के उतरने के निशान मिले हैं। कई इमारतें रातों रात खंडहर में तब्दील हो गई हैं। आधिकारिक घोषणा ये थी कि भूकंप आया है, लेकिन लोग स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मल्होत्रा परिवार की रिवर सिटी स्थित पुरानी हवेली में भी किसी ने सेंध लगाई है।
गेट और दीवारें तोड़ दी गई हैं। मल्होत्रा परिवार की पुरानी हवेली की रखवाली करने वालों को भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा जियांगन प्रांत में हेवनली जस्टिस बिल्डिंग लगभग ढह गई। ऐसा लग रहा था कि 27वीं मंजिल और उससे ऊपर की मंजिल को तलवार से काट दिया गया है। मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। इस समय अर्जुन शांत नहीं रह सका। उसे लगा कि कोई उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है और उसे लगा कि संभवतः ये रक्त गठबंधन के लोग हैं, जिनमें आचार्य सूर्यदेव भी शामिल हैं। वह केवल इस बात से हैरान था कि ये लोग मल्होत्रा परिवार से निपटने के लिए राजधानी में क्यों नहीं आए, बल्कि जियांगन प्रांत और रिवर सिटी पर हमला क्यों किया। उन्होंने पुरानी हवेली को भी नहीं छोड़ा। वे क्या खोज रहे थे? उसके रहस्य, या फिर वे उसके पिता से कुछ पता लगाने में सफल हो गए? अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। झूया और रोशनी जियांगन प्रांत लौट आए थे। यद्यपि आचार्य सूर्यदेव उन दोनों को नहीं जानते थे, फिर भी वे दोनों खतरे में थे। उसने जल्दी से सान्या से उन दोनों को बुलाने को कहा। सौभाग्य से वे दोनों सुरक्षित थे। फिर अर्जुन खड़ा हुआ और महेश राव को निर्देश दिया, मेरे लिए एक विमान तैयार करो, मैं जियांगन प्रांत वापस जा रहा हूँ। महेश राव स्पष्ट रूप से तैयार थे और उन्होंने सीधे कहा, श्री अर्जुन, कार प्रवेश द्वार पर है। निकटतम हवाई अड्डे के बारे में जानकारी दे दी गई है। 1 घंटे से अधिक समय बाद जब विमान उतरा, अर्जुन तुरंत जियांगन प्रांत में हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत में गया। सौभाग्य से तियानजिन समूह का ध्यान राजधानी शहर में मुख्यालय पर केंद्रित था और घटना के दौरान वहां ज्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे। संयोग से घटना का दिन रविवार था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। अर्जुन नीचे खड़ा था और उसे तलवार का वार कितना जोरदार था, इसका अंदाजा था। ऐसा लग रहा था कि ब्लड एलायंस ने इस बार बहुत ही खतरनाक विशेषज्ञों को भेजा था। वे क्या खोज रहे थे? 20 मिनट बाद अर्जुन रिवर सिटी स्थित मल्होत्रा परिवार की पुरानी हवेली में पहुंचा। क्लाउड लेक मैनर घटना के बाद पुरानी हवेली को अदालत ने जब्त कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने इसे खरीद लिया। हालांकि वह पुरानी यादों में खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह वहां सिर्फ कुछ बार ही गया था। अर्जुन जब मल्होत्रा परिवार के पुराने आवास पर दोबारा पहुंचे तो वह काफी भावुक हो गए। जब तक उनके पिता को ब्लड एलायंस से नहीं बचाया जाता, तब तक उनका परिवार फिर से एकजुट नहीं हो सकेगा। चाहे जो भी हो, रक्त गठबंधन के साथ अर्जुन का झगड़ा पहले से ही असहनीय था। अर्जुन ने पुरानी हवेली में प्रवेश किया और पाया कि वहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। अलमारियां उल्टी पड़ी थीं और यहां तक कि जमीन भी खोदी हुई थी। ये लोग निश्चित रूप से कुछ ढूंढ रहे थे। अर्जुन जब पालथी मारकर बैठा था तो उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बनाई और उसने महान दाव खोज तकनीक को सक्रिय किया। अब जब वह अमर आरोहण क्षेत्र में पहुंच गया था तो ये तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली थी और बहाल किए गए दृश्य भी अधिक यथार्थवादी थे। जैसे ही उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, उसके शरीर के चारों ओर रक्त लाल रोशनी फैल गई। अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और एक प्रकाश चमक उठा। पूरा कमरा अनगिनत छायादार आकृतियों से भरा हुआ लग रहा था। वे रक्त गठबंधन से थे। नेता एक बैंगनी वस्त्र पहने हुए वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी आभा अलौकिक थी। ये व्यक्ति निश्चित रूप से आचार्य सूर्यदेव ही थे, जिनका उल्लेख ज़ू फेंगहुआ ने किया था। आचार्य सूर्यदेव ने चारों ओर देखा और अपने पीछे खड़े लोगों को आदेश दिया, भले ही हमें मल्होत्रा परिवार की पूरी हवेली उलट पुलट करनी पड़े, लेकिन हमें इस शिलालेख से संबंधित कुछ न कुछ तो खोजना ही होगा। अर्जुन की अचानक उन्नति निश्चित रूप से मल्होत्रा परिवार से संबंधित है। मुझे संदेह है कि कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार का रहस्य यही छिपा है। अध्याय 607। अर्जुन ने देखा कि छवि प्रक्षेपण में लोगों के एक समूह को मल्होत्रा परिवार के भवन की व्याकुलतापूर्वक तलाशी लेते हुए दिखाया गया था। हालांकि पूरी जगह तलाशी लेने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी अर्जुन को आचार्य सूर्यदेव के हाथ में एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया, जिस पर 2 शब्द खुदे हुए थे, मल्होत्रा परिवार। उन्होंने जियांगडाओ पर्वत पर भी ठीक यही चीज देखी थी। हालांकि ब्लड एलायंस के लोगों के पास जेड टोकन क्यों था? कुनलुन पर्वत का मल्होत्रा परिवार। कुछ ही समय बाद उनकी खोज समाप्त हो गई। आचार्य सूर्यदेव का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने दीवार पर टंगे चित्र की ओर देखा और उसे फाड़ दिया। कुनलुन पर्वत पर कुछ बड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि अरुण कहीं से प्रकट हुआ और सबके सामने ब्लड एलायंस को कुचल दिया। ज़ू फेंगहुआ को भी ये शिटियन ने मारा होगा। मैं हैरान हूँ, क्या इस ये लड़के को ब्लड एलायंस से कोई दुश्मनी है? भूत जेल की घटना के बाद से ब्लड एलायंस को एक दिन भी चैन नहीं मिला है। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फैंग जिंगयुन, साधारण पोशाक पहने एक युवक सामने आया। गुरुजी, मेरे लिए आपके पास क्या निर्देश हैं?
आचार्य सूर्यदेव ने फैंग शिंगयुन की ओर देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। उन्होंने कहा, शिंगयुन, तुम मेरे सबसे बड़े शिष्य हो, जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, और मैंने तुम्हें एक बेटे की तरह पाला है। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के अनुसार मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। ये शिटियन की वजह से मुझे हालात का निरीक्षण करने के लिए कुनलुन पर्वत पर जाना होगा। चाहे कुछ भी हो, अगर ब्लड एलायंस को कुछ हो जाता है तो मुझे की मदद। अफवाहों के अनुसार अरुण अर्जुन से भी ज्यादा खतरनाक है। वे एक समान स्तर पर भी नहीं हैं। तो अगले कुछ दिनों तक जियांगन प्रांत में रहो और मल्होत्रा परिवार और कुनलुन पर्वत के बीच संबंधों की जांच करो। रिवर सिटी, जियांगन प्रांत और यहाँ तक कि राजधानी शहर अर्जुन से संबंधित हर व्यक्ति और हर चीज की जांच होनी चाहिए। जब तुम अर्जुन को ढूंढ लो तो मुझे सूचित करने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग करो। यदि स्थिति ऐसी हो बहुत जरूरी है, अर्जुन को तुरंत नीचे उतारो। आचार्य सूर्यदेव ने अपनी हथेली से रक्त की एक बूंद निकाली, जो फैंग जिंगयुन का मां था। जिंगयुन, रक्तसार की इस बूंद में मेरी शक्ति का एक हिस्सा है। हालांकि इस समय के दौरान ये ज्यादा काम की नहीं हो सकती है, फिर भी आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। फैंग जिंगयुन की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं जब वह एल्डर के सामने घुटने टेक रहा था। जिंग मास्टर, चिंता मत करो। अगर वह छोटा सा कमीना अर्जुन सामने आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे रक्त गठबंधन के क्रोध का सामना करवाऊंगा। बस जू फेगुआ और ये शितियान की स्थिति की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, जब भी तुम कुछ करते हो मैं हमेशा सहज रहता हूँ। 3 दिन बाद, चाहे मेरी जांच का नतीजा कुछ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आचार्य सूर्यदेव की आकृति एक अन्य रक्त गठबंधन विशेषज्ञ के साथ मल्होत्रा परिवार की हवेली से गायब हो गई। जहां तक रक्त गठबंधन के शेष विशेषज्ञों की बात है, वे पहरा दे रहे थे आपातकालीन स्थिति में फैंग जिंगयुन। जल्द ही मल्होत्रा परिवार के पुराने बंगले में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। आचार्य सूर्यदेव, मुझे आश्चर्य है कि क्या फैंग जिंगयुन की मृत्यु आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगी। आप कभी नहीं सोच सकते कि अरुण और अर्जुन एक ही व्यक्ति हैं। अर्जुन ने उठकर कुछ देर के लिए पुरानी हवेली को साफ किया और फिर जिया परिवार के घर जाने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी जेब में रखा काला पत्थर उड़ गया। संसार कब्रिस्तान से उतार चढ़ाव की आवाज आ रही थी। ये है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह तेजी से काले पत्थर का पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद काला पत्थर पुरानी हवेली के गराज के ऊपर रुक गया। वहां एक पुरानी ऑडी A6 कार खड़ी थी जो खस्ताहाल थी। क्या ये कार मुझे चलाना चाहिए? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। काले पत्थर को अर्जुन की बात समझ में आ गई और वह तेजी से कार के नीचे की ओर उड़ गया। यह महसूस करते हुए उसने अपनी सच्ची क्यूई को अपनी हथेली में इकट्ठा किया, एक हाथ से कार को पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पता चला कि कार के नीचे जमीन पर वास्तव में एक संरचना थी। ये संरचना बहुत ही अच्छी तरह से छिपी हुई थी। यदि ये लावारिस कार इसे छिपाए हुए न होती तो आचार्य सूर्यदेव अवश्य ही इसे खोज लेते। अर्जुन की उंगलियों ने एक मुहर बना ली और उसकी हथेली में एक सुनहरा अक्षर तैरने लगा। फिर उसने इसे संरचना में पटक दिया। कैंग हेपिंग ने उसे आध्यात्मिक तावीज़ों के दाव के बारे में जो ज्ञान सिखाया था, वह इस संरचना को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। गड़गड़ाहट, संरचना बिखर गई। उसी समय गराज की जमीन फट गई और करीब 1 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। गहरे गड्ढे में एक ब्रोकेड का बक्सा था जिस पर ये शब्द खुदे हुए थे, मल्होत्रा परिवार। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह उसके दादाजी द्वारा छोड़ा गया होगा। उसने अब संकोच नहीं किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और ब्रोकेड बॉक्स उसके हाथ में आ गया। कच, अर्जुन ने ब्रोकेड का डिब्बा खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर एक अनोखे आकार का जेड पेंडेंट चुपचाप पड़ा था। यद्यपि यह जेड पेंडेंट कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से संबंधित था, लेकिन यह आचार्य सूर्यदेव के हाथ में पहले से मौजूद जेड पेंडेंट से बहुत अलग था। सतह पर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। हालांकि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी सच्ची क्यूई को इसमें इंजेक्ट करता है तो उन्हें पता चलता है कि जेड पेंडेंट से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। जेड पेंडेंट पर एक विशालकाय ड्रैगन भी बना हुआ था जो क्रूर दिख रहा था और एक तरफ कुंडली मारकर बैठा था, मानो वह किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। इससे पहले कि अर्जुन पेंडेंट का पूरा अध्ययन कर पाता, संसार कब्रिस्तान हिल गया। फिर जेड पेंडेंट गायब हो गया और संसार कब्रिस्तान में समा गया। अर्जुन ने अपनी चेतना से संसार कब्रिस्तान को स्कैन किया और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि जेड पेंडेंट संसार कब्रिस्तान के ऊपर तैर रहा था, जिससे अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। उसी समय शेष कब्रें कांप उठीं।
यहाँ तक कि धर्मेंद्र, जो संसार कब्रिस्तान में था, भी गहरी आंखों से सदमे से आकाश की ओर देखने लगा। शिष्य, तुम्हें ये जेड पेंडेंट कहाँ से मिला? अर्जुन ने जल्दी से बताया कि आज क्या हुआ था, और धर्मेंद्र चुप हो गया। एक अज्ञात समय के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, शिष्य, इस जेड पेंडेंट में आध्यात्मिक ऊर्जा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय जिस व्यक्ति के पास ये जेड पेंडेंट था, उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। वास्तव में वह सिर्फ एक संप्रदाय का गुरु या परिवार का मुखिया नहीं था। इस जेड पर लिखे शब्द और पैटर्न बेहद नेक हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिस किसी के पास ये जेड पेंडेंट होता था, उसके पास पूरे परिवार या संप्रदाय को नियंत्रित करने का अधिकार होता था। धर्मेंद्र की बात सुनकर अर्जुन को गहरा सदमा लगा। रुको, अगर यह पेंडेंट इतना महत्वपूर्ण था, तो इतनी महत्वपूर्ण चीज यहाँ क्यों थी? हमें ये जानना चाहिए कि कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार की पृष्ठभूमि असाधारण थी। बेशक, यह मेरा भी अनुमान है। किसी भी मामले में आपको इस जेड पेंडेंट की सावधानीपूर्वक सुरक्षा करनी होगी। आपको इसे दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए, अन्यथा अंतहीन परेशानी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया और संसार कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। हालांकि जेड पेंडेंट एक सुखद आश्चर्य था, लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता ब्लड एलायंस से निपटना था। उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा झलक रहा था। उसने जेब से फोन निकाला और फोन किया। महेश राव, किसी की जांच करने में मेरी मदद करो। ये व्यक्ति अब जियांगन प्रांत में होना चाहिए। उसकी विशेषताएं हैं। कॉल समाप्त होने के 2 मिनट बाद एक पता सहित एक टेक्स्ट संदेश आया। ये जियांगनान प्रांत में एक दूरस्थ अवकाश विला का पता था। आचार्य सूर्यदेव, आप मुझे बहुत खोज रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग शिकारी के रूप में मुझसे क्यों डरते थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली शिकार कौन है। अध्याय 608 जियांगनान प्रांत, वसंत पतझड़ रिजॉर्ट। फैंग जिंगयुन और कुछ ब्लड एलायंस विशेषज्ञ शराब पी रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाहों में एक सुंदर महिला को पकड़ रखा था, और वे सभी कांप रहे थे। वे जानते थे कि ये लोग कितने डरावने थे। अभी अभी एक युवती ने इन लोगों की अनुचित मांगों को अस्वीकार किया था, लेकिन उसे तुरंत मार दिया गया। ऐसी निर्दयता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके अलावा जो काम उन्होंने किए वे उनकी समझ से बिल्कुल परे थे। उनकी उंगलियों के हल्के से हिलने से शराब के प्याले अपने आप हवा में तैरने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई टीवी ड्रामा जीवंत हो गया हो। फैंग जिंगयुन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया। उसकी आंखें थोड़ी चकरा गई थीं। उसने अपनी बाहों में नंगी औरत को देखा और नाक सिकोड़ ली। हुआक्सिया की महिलाओं में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। वे बहुत साधारण हैं। मैं हुआक्सिया से वाकई निराश हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे सामने महिलाएं उदास दिखें। तुमने शराब पीकर मेरा मूड पूरी तरह खराब कर दिया है। जब महिला ने ये कठोर शब्द सुने तो उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। वह जल्दी से फैंग जिंगयुन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, भगवान फैंग, मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दें। अब मैं हंसूंगी। आप जैसे चाहें मैं हंसूंगी। महिला ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। जीवन मरण की स्थिति में फंसकर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों ने उसके सामने ही लोगों को मार डाला। माफ करोगे? फैंग जिंगयुन की अभिव्यक्ति क्रूर थी। मेरी नज़र में हुआक्सिया के लोग सिर्फ चींटियां हैं। मैं जब चाहूं तुम्हें मार सकता हूं। रक्त गठबंधन द्वारा माफी पाने का आपको क्या अधिकार है? फैंग जिंगयुन ने अपनी उंगलियां खोली और महिला की गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया ऊपर। महिला को घुटन महसूस हो रही थी और वह बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन यह असंभव था। उसकी आंखों में घबराहट और निराशा भर गई। मेरी नज़र में तुम और अर्जुन धूल के समान तुच्छ हैं। मैं चाहूं तो दोनों को मार सकता हूं, आप सभी को। वाह! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग जिंगयुन के हाथ में शक्ति फूट पड़ी और महिला खूनी धुंध के बादल में बदल गई। यह अत्यंत क्रूर था। शेष महिलाएं तुरंत घबरा गईं और भागने के लिए उठ खड़ी हुईं, लेकिन ब्लड एलायंस के विशेषज्ञों के सामने उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फैंग जिंगयुन और ब्लड एलायंस के विशेषज्ञों ने जब सबको खत्म कर दिया, तो ब्लड एलायंस के एक विशेषज्ञ ने कहा, मिस्टर फैंग, अब हमें क्या करना चाहिए? आचार्य सूर्यदेव कुनलुन पर्वत पर चले गए हैं। उनके लौटने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। फैंग जिंगयुन की उंगलियां मेज पर टैप कर रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, वह बच्चा हुआक्सिया में छिपा हुआ है और खुद को दिखाने से इनकार कर रहा है। हमें जो करना है वह एक बड़ा हंगामा खड़ा करना है। आज के बाद हम इस बच्चे से जुड़े सभी लोगों को मार देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बच्चा अपने करीबी लोगों को मरते हुए देखने के बाद खुद को रोक पाएगा। मेरे रक्त गठबंधन को अपमानित करने के बाद उसकी एकमात्र नियति मृत्यु है। वह अपने प्रियजनों की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए मर जाएगा। हा हा हा! पूरे कमरे में भयावह हंसी गूंज उठी। जैसे ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे,
धमाका, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुल गया है। इसके अलावा दरवाजे पर जो सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी उसे भी बेरहमी से तोड़ दिया गया। ये कैसे संभव हुआ? ये संरचना इतनी मजबूत थी कि अपने जैसे ही शक्तिशाली विशेषज्ञों के कई हमलों का सामना कर सकती थी, लेकिन अब क्या ये वास्तव में एक ही हमले से बिखर गई? धुआं और धूल उठने लगी जिससे सबका दृश्य अस्पष्ट हो गया, लेकिन शीघ्र ही विला में ठंडी हवा का झोंका आया जिससे सब कुछ साफ हो गया। एक युवा व्यक्ति का ठंडा और घमंडी रूप उनकी दृष्टि में आया। युवक ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसके मुंह के कोने से सिगरेट लटक रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह काफी उदासीन दिख रहा था। हालांकि उनकी उदासीनता में ठंडक भी थी जिससे वातावरण जम गया था। भाड़ में जाओ, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि हमारा ब्लड एलायंस इससे पहले कि ब्लड एलायंस विशेषज्ञ अपनी बात पूरी कर पाता, आलसी आवाज ने बीच में टोकते हुए कहा, आप बहुत शोर मचाते हैं। मुझे शांति और सन्नाटा पसंद है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन की हत्या की मंशा फूट पड़ी और एक खूनी रोशनी चमक उठी। ब्लड एलायंस विशेषज्ञ ने खतरे को भांप लिया और अवचेतन रूप से उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि उसकी ताकत अपर्याप्त थी और खूनी रोशनी उसके शरीर में घुस गई। खून हर जगह फैल गया और वह मौके पर ही मर गया। केवल इस कदम ने ही वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। हुआक्सिया में वास्तव में ऐसा एक विशेषज्ञ था। इसके अलावा ये व्यक्ति निश्चित रूप से ब्लड एलायंस को निशाना बना रहा था। फैंग जिंगयुन की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही वह बोलने वाला था उसने महसूस किया कि घमंडी युवक ने अपना सिर उठाया था। वह उस चेहरे से बहुत परिचित था। अर्जुन, वही जिसे उसके स्वामी ने उसे शिकार करने के लिए कहा था। इस समय फैंग जिंगयुन हंसने लगा। अर्जुन, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत कैसे की? चूंकि यह मामला है इसलिए मैं मास्टर को एक अद्भुत आश्चर्य दूंगा। ब्लड एलायंस, सुनो, एक दल में इकट्ठा हो जाओ और इस बच्चे को पकड़ो। हाँ मिस्टर फैंग। रक्त गठबंधन के शेष विशेषज्ञों ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवारें खींच लीं और अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी। मात्र 3 सेकंड में ही उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। इसके अलावा उन सभी ने अजीब हरकतें की, रक्त गठबंधन हत्या संरचना का निर्माण किया और अर्जुन के भागने के रास्ते बंद कर दिए। उसे मार डालो। भयंकर गर्जना के साथ उनके हाथों में तलवारें एक साथ फूट पड़ीं और उन्होंने अर्जुन को भेदने की कोशिश की। हर एक तलवार एक महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना साध रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे इस हत्यारे दल से इस घमंडी बालक को मार गिराएंगे। अर्जुन ने अपनी ओर आती तलवारों को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या ये वह शक्ति है जिस पर आपका रक्त गठबंधन मुझे शिकार करने के लिए निर्भर है? मैं बहुत निराश हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तेज हवा के झोंकों ने उसे घेर लिया। जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई। उसी समय अर्जुन के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधी गई तलवारें उसे छूने से पहले ही अचानक रुक गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अत्यंत शक्तिशाली अवरोध उन्हें रोक रहा हो। धीरे धीरे रक्त गठबंधन के विशेषज्ञों, जिन्हें लगा कि जीत उनकी मुट्ठी में है, के मुंह के कोनों से खून बहने लगा। एक क्षण में ही यह संरचना टूट गई और उन सभी को प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। एक ही वाक्य और एक ही प्रहार से उसने रक्त गठबंधन की शक्तिशाली संहारक संरचना को तोड़ दिया। ये कैसे संभव हुआ? इस समय सभी की आंखें भय से भर गईं। ये बच्चा कौन था? मुझे ये तलवारें पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। जैसे ही अर्जुन की शांत आवाज गूंजी, उसके शरीर में रक्त ड्रैगन की आभा फूट पड़ी। हवा में तलवारें घूम गईं और अपने मालिकों की ओर बढ़ गईं। पुची पुची पुची। जिन रक्त गठबंधन विशेषज्ञों ने हमला किया था वे अपनी ही तलवारों से मारे गए। किसने सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा? क्या अर्जुन प्रारंभिक स्तर का सच्चा आत्म क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था? इस समय वह जो शक्ति प्रदर्शित कर रहा था वह अमर आरोहण क्षेत्र विशेषज्ञ के समान क्यों थी? भाड़ में जाओ। अध्याय 609। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और चारों ओर वीरांगी का माहौल था। जैसे ही ठंडी हवा चली, फैंग जिंगयुन को अंततः होश आ गया। जब वह ब्लड एलायंस में था तो उसने अर्जुन के बारे में अनगिनत अफवाहें सुनी थीं कि यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली, स्वर्ग को चुनौती देने वाला और हुआक्सिया में नंबर 1 विशेषज्ञ था। उन्होंने इन उपाधियों का उपहास किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। वहां किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म होना असंभव था। इस दुनिया में कुनलुन पर्वतों के अलावा बाकी सब चींटियां और कचरे के टुकड़े थे। अर्जुन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कुछ ही सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त हुए थे। लेकिन इस समय उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। अर्जुन ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह कुनलुन पर्वत के मानकों के हिसाब से भी कमजोर नहीं थी।
कम से कम इससे ये तो साबित हो गया कि फैंग जिंगयुन ने उसे कम आंका था। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी और वह अंत में बोला, अर्जुन, ऐसा लगता है कि रक्त गठबंधन में हर कोई तुम्हारे द्वारा धोखा खा गया है। तुम्हारी साधना क्षेत्र और शक्ति ने मुझे लगभग अचंभित कर दिया। सिगरेट बुझाते समय अर्जुन की आंखें उदासीन थीं। फैंग जिंगयुन, अगर तुम अब घुटने टेक दोगे तो मैं तुम्हें पूरी लाश के साथ छोड़ सकता हूँ। तुम्हारे रक्त गठबंधन ने मेरे पिता को छीन लिया और इस प्रकार रक्त गठबंधन और मैं अपूरणीय दुश्मन हैं। ये सुनकर फैंग जिंगयुन का दिल गुस्से से जल उठा। यद्यपि अर्जुन की शक्ति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, किंतु एक उच्चस्तरीय पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह एक अमर आरोही साधक से कैसे डर सकता था। चाहे अर्जुन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके साधना स्तरों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि उसे पाटना असंभव था। छोटे कमीने, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली स्वर्ग कैसा होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग जिंगयुन हिल गया और उसकी आभा उसके शरीर से बाहर निकल गई, जिससे आसपास का फर्नीचर टूट गया। अचानक उसने अपनी मुट्ठी भींची और मेज पर रखी चॉपस्टिक हवा में लटक गई। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और फिर अर्जुन के दिल पर निशाना साधते हुए उसे बाहर फेंक दिया। उल्टी हुई चॉपस्टिक रात में एक तीखे तीर की तरह थी। हालांकि जैसे ही चॉपस्टिक अर्जुन के पास पहुंचने वाली थी, वह आगे बढ़ गया। उसने बुझाई हुई सिगरेट का बट बाहर फेंका। सिगरेट का बट हवा में उड़ गया और तीव्र चिंगारियां चमक उठीं। फैंग जिंगयुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। चॉपस्टिक पर सिगरेट का बट, हास्यास्पद। ये बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहा था। हालांकि जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। सिगरेट का बट और चॉपस्टिक हवा में टकराए और आसमान में लाल रोशनी फैल गई। टकराना। रिजॉर्ट विला की चार दीवारें कांप उठीं और हिंसक शॉकवेव ने फैंग जिंगयुन और अर्जुन को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस आदान प्रदान में वे वास्तव में बराबरी पर थे। असंभव। किसी को भी समझ नहीं आया कि फैंग जिंगयुन को कितना सदमा लगा होगा। वह एक शीर्ष स्तरीय पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी वह एक अमर आरोही क्षेत्र साधक के बराबर था। ये कैसे हो गया? उसे यह बात कौन समझा सकता था? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय कर दिया। एक पल में वह फैंग जिंगयुन के सामने आ गया और उसका हाथ एक बाज के पंजे की तरह फैंग जिंगयुन की गर्दन की ओर उड़ गया। यहाँ तक कि उसकी पांचों उंगलियों के बीच एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। फैंग जिंगयुन अचानक सदमे से बाहर आया। उसने अपनी असली क्यूई को इकट्ठा किया और अपनी हथेली से वार किया। अचानक उसके हाथ के सामने एक रक्त लाल दरवाजा बन गया और उसकी हथेली रक्त लाल दरवाजे से गुजरती हुई अर्जुन के गरुड़ पंजे से टकरा गई। टकराना। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर पहाड़ जैसा दबाव छा रहा हो। डैंग डैंग डैंग। उसका शरीर अचानक पीछे हट गया और उसका हाथ थोड़ा सुन्न हो गया। यह आदमी वास्तव में ही बाओ पवेलियन के जुआंग बुफान से भी अधिक शक्तिशाली था। फैंग जिंगयुन ने जब अर्जुन के आश्चर्यचकित भाव को देखा तो वह मुस्कुराया। छोटे कमीने, क्या तुम मेरी असली पहचान जानते हो? मैं आचार्य सूर्यदेव का प्रिय शिष्य हूँ। मैंने 3 साल की उम्र में साधना शुरू की और 10 साल की उम्र में सच्चे आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गया। 15 साल की उम्र में मैं ब्लड एलायंस शिकार टीम का मुख्य सदस्य बन गया। 23 साल की उम्र में मैं पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? फैंग जिंगयुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक हरे रंग की तलवार निकाली, जो तलवार की नीयत से फूट पड़ी और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। तलवार की मंशा तुरंत तलवार क्यूई की अनगिनत धारियों में बदल गई, जो तलवारों के समुद्र की तरह एक साथ घनीभूत हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश तलवारों से ढका हुआ है जो अर्जुन पर दबाव डाल रही हैं। फैंग जिंगयुन ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी नज़र में सब कुछ खत्म हो चुका था। ब्लड एलायंस को जो समस्या परेशान करने वाली लगी, वह इससे अधिक कुछ नहीं थी। अर्जुन से निपटने के लिए वह अकेला ही काफी था। तलवारों का समुद्र अपनी ओर आता देख अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुमने हार मान ली है? फैंग जिंगयुन का तिरस्कार स्पष्ट था। हालांकि ये स्वाभाविक ही था। अपने स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए हार मान लेना ही सबसे अच्छा परिणाम था। अन्यथा ये केवल पीड़ा को बढ़ाएगा। छोटे कमीने, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ नरक में भेज दूंगा। साथ मास्टर ने सोचा था कि तुम लोग कुनलुन पर्वत के मल्होत्रा परिवार से संबंधित हो, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम जैसे कूड़े का उनसे कोई संबंध हो। तभी अचानक अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। वह कैसी नजर थी? उसकी आंखें खून और हत्या से भरी थीं, जैसे नरक से आए किसी राक्षस की आंखें हों। अर्जुन की एक नज़र ने ही फैंग जिंगयुन को डर के मारे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या तुम तलवार क्यूई के इस स्तर के साथ मुझसे निपटना चाहते हो?
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली तलवार तकनीक कैसी होती है। स्वर्ग विभाजन तलवार की दूसरी तलवार, गिरते सितारे। अर्जुन क्रोधित होकर दहाड़ा। जैसे ही उसकी आभा फूट पड़ी, उसके शरीर में खून का अजगर दहाड़ उठा। आत्मा को दबाने वाली तलवार उसके हाथ में आ गई और जैसे ही उसने उसे घुमाया, तलवारों का समुद्र निर्दयतापूर्वक फट गया। उसी समय हिंसक तलवार क्यूई 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर 2 से 4 हो गई। तलवार का वार टूटते हुए तारे की तरह नीचे गिरा। ये देखकर फैंग जिंगयुन के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया और वह तुरंत पीछे हट गया। उसका हृदय व्याकुल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह छोटा सा बदमाश इतनी ताकत कैसे दिखा पाता है। तलवार का वार इतना शक्तिशाली था कि वह भी डर गया। उसने अपनी हरी तलवार का इस्तेमाल करके आने वाली तलवार क्यूई को अलग किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह बेकार था। हर बार जब वह उन्हें अलग करता तो वे कुछ ही पलों में फिर से इकट्ठा हो जाते। ये किस तरह की तलवारबाजी की कला थी? उसने इसे कुनलुन पर्वतों में कभी क्यों नहीं देखा था। जैसे ही अर्जुन की तलवार का वार नीचे उतरा, फैंग जिंगयुन ने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और उसे रोकने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। हालांकि बाधा मौके पर ही टूट गई और फैंग जिंगयुन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने मुंह से खून थूका और उसका शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह उड़कर विला के पीछे बेर के फूल के पेड़ से जा टकराया। हालांकि वह फिर भी खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा और अर्जुन को घूरता रहा जो दूर से उसकी ओर आ रहा था। अध्याय 610। अर्जुन ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैं तुम्हारे जितना राक्षस नहीं हूं। मैंने 16 साल की उम्र में साधना शुरू की और ची परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने में 5 साल लगे। हालांकि आधे साल में मैंने ची परिवर्तन क्षेत्र से अमर उत्थान क्षेत्र तक 4 प्रमुख साधना क्षेत्रों को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा मेरी अमर उत्थान साधना आप सभी पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। फैंग जिंगयुन दंग रह गया और उसका दिमाग खाली हो गया। इतनी कम उम्र में अमर उत्थान क्षेत्र तक पहुंचने के कारण अर्जुन को राक्षस नहीं माना जाता था, लेकिन आधे साल के भीतर क्यूई परिवर्तन क्षेत्र से अमर उत्थान क्षेत्र तक आगे बढ़ना चौंकाने वाला था। कुनलुन पर्वतों में कोई भी ऐसा नहीं कर सका। पहले तो उसने सोचा कि अर्जुन मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही निश्चितता देखकर वह घबरा गया। क्या ये सब सच हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर ईशा भी इस बच्चे से कमतर होगी। असंभव। फैंग जिंगयुन ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने अपनी उंगली से खून के सार की एक बूंद निकाली और उसे अपनी गर्दन पर बने खून के दरवाजे के टैटू में रगड़ दिया। रक्त द्वार का टैटू तुरंत चमकदार लाल रोशनी के साथ चमक उठा और उसकी आभा बढ़ने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और पूरा वातावरण अंधकार में हो गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। उसी समय फैंग जिंगयुन ने 7 कदम आगे बढ़ाए और प्रत्येक कदम से जमीन कांपने और दरार पड़ने लगी। 7वें कदम के बाद वह 10 मीटर ऊंचा उछला। हरे रंग की तलवार को ऊपर उठाकर उसने पूरी शक्ति से उसे नीचे घुमाया। ब्लड डोर मून स्लेइंग। आचार्य सूर्यदेव ने उन्हें ये चाल सिखाई थी और रक्त गठबंधन में इसे उच्च स्तरीय तकनीक माना जाता था। पारलौकिक क्षेत्र के साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ प्रारंभिक स्तर के संत क्षेत्र साधक भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते। इस तलवार ने अपने पीछे दर्जनों मीटर लंबी छाया छोड़ी और इसकी शक्ति से धरती हिल गई। विला के ऊपर काले बादलों में बिजली चमकने लगी और एक के बाद एक अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। फैंग जिंगयुन बुरी तरह हंसा। अर्जुन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अगर ये तलवारबाजी तुम्हें कुचल नहीं सकती तो मैं फिर कभी तलवार नहीं छूऊंगा। वह कितना आश्वस्त था। उसके रक्तसार की शक्ति और स्वर्ग को चुनौती देने वाली रक्त गठबंधन तलवार तकनीक के साथ उसे रोकने के लिए कौन योग्य था? अर्जुन ने आकाश से आती हुई भयंकर तलवार की मार को देखा। उसकी दृष्टि गंभीर थी। हालांकि वह भागा नहीं, न ही पीछे हटा। इसके बजाय उसने अपना जीवन रन निकालते हुए हवा में छलांग लगा दी। उसका पूरा शरीर बिजली के बोल्टों से घिरा हुआ था और रक्त ड्रैगन की दहाड़ उसके शरीर से बाहर निकल गई। असंख्य तलवार तकनीक स्लैश। आत्मा को दबाने वाली तलवार हवा को चीरती हुई रक्त ड्रैगन और जीवन रून की चमकदार बिजली और लपटों से ढकी हुई थी। टकराना। अचानक 2 अदृश्य प्रघात तरंगें उठीं और बेर के फूलों का जंगल जमींदोज हो गया। फैंग जिंगयुन को फिर से उड़ा दिया गया और जमीन पर पटक दिया गया। इस बार वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था। हालांकि अर्जुन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने खुद को दृढ़ रहने के लिए मजबूर किया। उसकी नज़र में ब्लड एलायंस के बारे में सब कुछ बकवास था, जिसमें उनकी तलवार की तकनीक भी शामिल थी। इसकी तुलना चेन तियानली की तलवार तकनीक से कैसे की जा सकती है? वह कदम दर कदम गहरे गड्ढे की ओर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और जल्द ही घायल फैंग जिंगयुन के सामने पहुंच गया।
तुमने अभी कहा था कि अगर तुमने आज मुझे नहीं कुचला तो तुम फिर कभी तलवार का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अगले ही पल अर्जुन के हाथ में एक तीर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीर को हवा में फैला दिया। फैंग जिंगयुन ने अभी अभी उठकर एक गोली खाई थी। जैसे ही वह अपनी तलवार से हमला करने वाला था, काली रोशनी चमक उठी। कुछ ही सेकंड बाद उसके कसकर बंद हाथ की तलवार पर से पकड़ सचमुच ढीली पड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसकी नज़र अपने कंधे पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ गायब हो गया है। अर्जुन ने तो वास्तव में उसे काट दिया था। नहीं, उसने एक हृदय विदारक दहाड़ लगाए। किसने सोचा होगा कि हुआक्सिया के एक बच्चे ने उसकी यह हालत कर दी होगी। वह पागल हो गया और उसकी निगाहें क्रूर हो गईं। वह अर्जुन का सिर काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अर्जुन, तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट करना चाहता हूँ। फैंग जिंगयुन दहाड़ा जैसे उसकी भौहों के बीच का रक्तसार बाहर निकलने लगा। इस रक्तसार में आचार्य सूर्यदेव की शक्ति थी और वह अर्जुन को कुचल देगी। उसने हाथ की मुहर बनाई और रक्तसार छोड़ने वाला था जब एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। अर्जुन की उंगलियां तेजी से आगे बढ़ीं और उसने रक्तसार को पकड़ लिया। मल्होत्रा परिवार की पुरानी हवेली में महान दाव खोज कला का उपयोग करने के बाद वह पहले से ही आचार्य सूर्यदेव के रक्तसार के बारे में जानता था और इस तरह फैंग जिंगयुन को इसका उपयोग करने का मौका नहीं देगा। फैंग जिंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने रक्तसार को सक्रिय किया अर्जुन उसे रोक देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन को इसका पता कैसे चला। अर्जुन, मेरा रक्तसार लौटा दो। फैंग जिंगयुन न केवल अपने बाएं हाथ का उपयोग कर सकता था, हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खूनी ड्रैगन ने झपट्टा मारा। उसकी उग्र लपटें और हत्या की नीयत ने फैंग जिंगयुन को चारों ओर से घेर लिया। इसके अलावा बिजली एक बिजली के ड्रैगन की तरह आकाश से उतरी, उसे घूर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशेषज्ञों की उसकी पूरी टीम हुआक्सिया के एक बच्चे द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। अब उसे समझ में आया कि अर्जुन को रक्त गठबंधन के लिए खतरा क्यों माना जाता था। यह आदमी एक राक्षस था। इस समय वह डर गया। वह मौत से डरता था। वह तो फिर भी मनुष्य ही था। यदि वह अब मर गया तो साधना में उसके पिछले सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अर्जुन, तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं आचार्य सूर्यदेव का हूँ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, आत्मा को दबाने वाली तलवार के सपाट भाग ने उसके गाल पर तमाचा मारा। बहुत ठंड थी और इससे उसका चेहरा लाल हो गया। अर्जुन ने आत्मा दमनकारी तलवार अपने हाथ में पकड़ी और कहा, रक्त गठबंधन से जो भी मेरा सामना करेगा वह मर जाएगा। यह मेरी शपथ है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपनी बात से पीछे हट जाए। अध्याय 611। ये कहते हुए अर्जुन ने धीरे से तलवार फैंग जिंगयुन की गर्दन पर रख दी। बाद वाले को ठंडे दिमाग से मारने की मंशा ने घेर लिया। मैं तुम्हें एक और रहस्य बता सकता हूं। तुम्हारे अलावा मेरी एक और पहचान है, चेन। ये शिटियन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आत्मा को दबाने वाली तलवार धीरे से फैंग जिंगयुन की गर्दन के पास से गुजरी और उसका सिर गिर गया। मुखिया की आंखें क्रोध और आश्चर्य से भरी हुई थीं। फैंग जिंगयुन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शिटियन, जिसके मालिक उसके घर गए थे, कुनलुन पर्वत की खोज करनी थी, अर्जुन को। अरुण तो जुआंग बुफान को भी दबा सकता था, तो वह विरोध कैसे कर सकता था। ये पूरा उपक्रम एक गलती थी, बहुत बड़ी गलती। जैसे ही उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिरा, ताज़ा खून धीरे धीरे जमीन पर फैल गया। फिर रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर में वापस आ गया। सब कुछ शांत था। हालांकि यह अंत नहीं था। अर्जुन ने अपना हाथ खोला और आचार्य सूर्यदेव के रक्तसार की बूंद अपने हाथ में ले ली। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। आचार्य सूर्यदेव, मुझे बताएं, यदि मैं आपके रक्तसार का उपयोग करके आपको 1000 मील दूर से भारी चोट पहुंचाऊं तो आपको कैसा लगेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने एक हाथ की मुहर बनाई और संसार कब्रिस्तान से आत्मा के पत्थर निकाले। फिर उसने एक संरचना स्थापित की। यह एक जादू की तकनीक थी जो पिंगकैंगहाई ने उसे एक बार सिखाई थी। सामान्य परिस्थितियों में ये लगभग हमेशा बेकार थी। आखिर जब एक मजबूत दुश्मन का सामना करना हो तो दूसरा पक्ष स्वेच्छा से अपना रक्तसार कैसे सौंप सकता है। हालांकि यह अर्जुन का मौका था। अर्जुन की उंगलियां तेजी से चलने लगीं और एक के बाद एक सुनहरे निशान चमकने लगे और रक्तसार की बूंद के चारों ओर लिपटने लगे। उसी समय कुनलुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आचार्य सूर्यदेव और ब्लड एलायंस के एक शिष्य विमान से उतरे ही थे कि उन्होंने यिबाओ पवेलियन की ओर जाने के लिए एक कार किराए पर ली। यद्यपि यिबाओ मंडप की यह शाखा नष्ट हो गई थी, फिर भी कुछ सुराग मिलना बाकी थे। मर्सिडीज बेंज में आचार्य सूर्यदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अचानक उसे कुछ भयानक महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोलीं। फैंग जिंगयुन, वह शिष्य जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, मर चुका था। यहाँ तक कि उसकी दिव्य आत्मा भी नष्ट हो गई। ये कैसे संभव हुआ? फैंग जिंगयुन ने अपने रक्तसार का उपयोग क्यों नहीं किया? क्यों? उसने कार का दरवाजा मुक्का मारकर खोला। कार चला रहा ब्लड एलायंस का शिष्य स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। जैसे ही उसने जल्दी से कार रोकी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आचार्य सूर्यदेव, क्या गलत है? आचार्य सूर्यदेव की आंखें सिकुड़ गईं और गर्दन की नसें उभर आईं। वे दहाड़े, जल्दी से एयरपोर्ट पर वापस जाओ, फैंग शिंगयुन को कुछ हो गया है। जी श्रीमान। ब्लड एलायंस के शिष्य ने जल्दी से कार स्टार्ट की और मुड़ गया। हालांकि वे मुश्किल से ही कुछ दूर गए थे जब आचार्य सूर्यदेव ने कहा, रुको। हालांकि ब्लड एलायंस के शिष्य को आचार्य सूर्यदेव की चंचलता से हैरानी हुई, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। कार पूरी तरह से रुकने से पहले आचार्य सूर्यदेव बाहर निकले और जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए। उसी क्षण उसके शरीर से सचमुच सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उस सुनहरे प्रकाश में झुलसाने वाला तत्व था और वह उसकी दिव्य आत्मा को जला डालने की धमकी दे रहा था। इस तीव्र अनुभूति से आचार्य सूर्यदेव को यकीन हो गया कि कोई उनके रक्तसार का उपयोग करके उन्हें निशाना बनाने की तकनीक का उपयोग कर रहा है। इस तरह की तकनीकें कुछ पुरानी किताबों में भी थीं, लेकिन उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल होते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वाकई इसमें महारत हासिल कर ली है। कौन है भाई? आचार्य सूर्यदेव की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए रक्त द्वार वाला जेड पेंडेंट निकाला, जो प्रकाश की तरंगों के साथ टिमटिमा रहा था, और रक्त द्वार का मायावी प्रेत प्रकट हुआ और आचार्य सूर्यदेव के शरीर को ढंक लिया। उसी समय उसने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और उसे रक्त द्वार की ओर फेंक दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में किस प्रकार की शक्ति है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रक्त द्वार पर लगे प्राचीन चिन्ह बाहर निकल आए और आचार्य सूर्यदेव के पूरे शरीर को घेर लिया। वह उन्मत्ततापूर्वक स्वर्णिम प्रकाश का प्रतिरोध कर रहा था। सुनहरी रोशनी और रून आपस में टकराते रहे, जिससे शॉकवेव बाहर निकलने लगी, जिसने दूसरे ब्लड एलायंस को चौंका दिया। उसने मुंह से खून थूका और जल्दी से पीछे हट गया। मर्सिडीज बेंज समय पर बच नहीं सकी और मौके पर ही आग लग गई। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। उसी समय अर्जुन, जो बहुत दूर था, पसीने से लथपथ था। उसने पहले सोचा था कि यह संरचना इस बूढ़े कमीने को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि आचार्य सूर्यदेव, इस बूढ़े लोमड़ी के पास अभी भी एक चाल थी। कुछ रून हवा में से निकलते देख अर्जुन दहाड़ा, चले जाओ। कुछ सेकंड बाद रक्त ड्रैगन की लाल रोशनी चमक उठी और वह अर्जुन के चारों ओर लिपट गया। रून को देखते ही रक्त ड्रैगन ने उन्हें खा लिया। हालांकि ये बेकार था। अधिक से अधिक रून प्रकट हुए, सब कुछ ढकते हुए। इसके अलावा अंततः रून अर्जुन के सामने एक रक्त द्वार में संघनित हो गए। ये रक्त द्वार अचानक खुल गया और अंदर आचार्य सूर्यदेव की छवि थी। उनकी नजरें मिलीं। आचार्य सूर्यदेव की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी और उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। अर्जुन, ये वास्तव में तुम हो? उन्होंने न केवल अर्जुन को देखा, बल्कि अपने शिष्य का सिर भी जमीन पर पड़ा देखा। फैंग जिंगयुन का सिर अर्जुन ने काट दिया था। जिस शिष्य को वह सदैव अपना पुत्र मानता था, उसका वास्तव में सिर काट दिया गया। ऐसा दर्द कौन सहन कर सकता है? छोटे कमीने, तुमने मेरे रक्त गठबंधन के बहुत से लोगों को मार डाला है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही इसका मतलब मेरी साधना की नींव को नुकसान पहुंचाना हो। बिना किसी हिचकिचाहट के आचार्य सूर्यदेव ने अपनी कमर से एक ताबीज निकाला। जब ताबीज छोड़ा गया तो उन्होंने अचानक एक कौर खून थूक दिया और उसी समय रक्त लाल रून जलने लगे। धीरे धीरे वे आग से भरी एक लंबी तलवार में बदल गए। तलवार खून के दरवाजे से निकलकर अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि तुम अपने रक्त तत्व से मुझे घायल कर सकते हो? आज अगर मैं घायल भी हो जाऊं, तो भी मैं तुम्हें नरक में घसीट कर ले जाऊंगा। आचार्य सूर्यदेव क्रोध से गरजे। अर्जुन को इस तकनीक से मरने का सम्मान मिलना चाहिए। उस समय अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन आया जब उसने तेजी से आती तलवार को देखा। वह उसे छोड़ देना चाहता था और उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि एक बार उसने उसे रोक दिया तो वह रक्तसार द्वारा निगल लिया जाएगा। धत्तेरी की, यह असंभव था, भले ही उसने रक्त ड्रैगन और अपने जीवन रून का उपयोग किया हो। इस समय उसके दिल में खतरे की भावना उठी, लेकिन फिर संसार का ब्रिस्तान अचानक हिल गया। कुछ ही सेकंड बाद दो ठंडी रोशनियां जलती हुई तलवार से टकराईं। आग की लपटें अचानक गायब हो गईं। उसी समय दो ठंडी चमकें पूरी तरह से प्रकट हुईं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि यह ड्रैगन स्लेयर तलवार थी। ये दूसरी बार था जब ड्रैगन स्लेयर तलवार उसे बचाने के लिए आगे आई थी।
पिछली बार जब इसने उसे बचाया था तो इसे बहुत नुकसान हुआ था और यह टूट गई थी। इस बार भले ही यह टूट गई थी, ड्रैगन स्लेयर तलवार में तलवार की आत्मा अभी भी उसके लिए इस खतरनाक हमले को रोकने के लिए तैयार थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसने तलवार के 2 टूटे हुए हिस्सों को देखा जो लगभग पूरी तरह से जलकर काले हो गए थे। चाहे वह आत्मा को दबाने वाली तलवार हो या सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार, हालांकि वे ड्रैगन स्लेयर तलवार की तुलना में उच्च श्रेणी की थीं, यह एकमात्र ऐसी तलवार थी जिसने उसके लिए खून बहाया था और अपने अस्तित्व को खतरे में डाला था। मनुष्यों में आत्माएं थीं और तलवारों में भी आत्माएं थीं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें ठीक होने में मदद करूंगा और यहाँ तक कि तुम्हें दुनिया का नंबर 1 तलवारबाज भी बनाऊंगा, अर्जुन ने दृढ़ संकल्प के साथ शांति से कहा। इतना कहकर उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी दृष्टि रक्तद्वार को भेदती हुई आचार्य सूर्यदेव पर पड़ी। तुम्हारा जीवन मेरी तलवार जितना कीमती नहीं है। चूंकि ड्रैगन स्लेयर तलवार को तुम्हारे रक्त गठबंधन ने नष्ट कर दिया था, इसलिए मैं आज तुम्हारा शरीर नष्ट कर दूंगा, किसी भी कीमत पर। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।